Good morning students. We are again starting the class where we left. और कल ने देखा कि तारक रत्न ने जब पूछा गफूर को ये बताया कि भाई तुमने अपने हिस्से का जो शेयर ऑफ स्ट्रॉ है, जो भूसा है, आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई वैली, के अपने पेट भरने के लिए उसको भी बेच दिया है. नॉट सेव्ड इवन वन फॉर बंडल फॉर द बुल, हाउ कॉलस यू आर, कितने स्वार्थी हो तुम. अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन, इस निर्दयी आरोप पर गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, ऐसा लगा जैसे उसकी बोलने की शक्ति चली गई. दिस ईयर आई वॉज टू रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, इस साल मुझे मेरा चारे का हिस्सा मिलने वाला था. सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, एक पल रुकने के बाद उसने कहा कि इस साल मुझे मेरा हिस्सा मिलने वाला था. बट मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, लेकिन मालिक ने पिछले साल के किराए में खाते में उसको सब जमा कर लिया. सर यू आर लॉर्ड, आप मेरे मालिक हो. एंड मास्टर आई इम्प्लोर फॉलिंग एट हिज फीट, तो उसने कहते हुए उसके पैरों में गिर गया. वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, कि मैं आपका क्षेत्र छोड़कर मैं जाने वाला भी कहाँ हूँ. लेट मी हैव एटलीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, तो मुझे थोड़ा चारा दे दो. देर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरी छत पर भी चारा नहीं है. एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर डॉटर लिव, एक झोपड़ी बच गई है जहाँ हम दोनों बाप बेटी रहते हैं. विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स, छत तो हम कोई बात नहीं कि पाम लीव्स से उसके ढक देंगे. एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, इस बारिश की मौसम को हम कैसे तैसे गुजारा कर लेंगे सम हाउ. बट वॉट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन महेश का क्या होगा बिना खाने के. इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ अ जोक, तो उसने कहा तुम्हें महेश की बड़ी चिंता है, ये तो एक मजाक की बात हो गई. बट हिज सार्केज्म, लेकिन ये जो मजाक था तारक रत्न का, ये गफूर के कानों में नहीं पहुंचा. इसका मतलब वो समझ नहीं पाया, क्योंकि गफूर वास्तविकता में अपने जो बैल है उसका नाम महेश है, उससे बहुत प्यार करता था. बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई. ही वेंट ऑन, वो आगे बढ़ता गया. ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, के मालिक ने मेरे पे दया नहीं दिखाई और केवल 2 महीने चले उतना ही चावल दिया. चारा तो जो भूसा जो था वो तो सब उन्होंने जमा कर दिया किराए के रूप में, लेकिन उसके हिस्से का जो अनाज था, धान था, वो भी 2 महीने चले उतना ही दिया. माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, अपने ही स्टॉक में उन्होंने उसको जमा कर दिया. महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, उसका एक तिनका भी महेश को चारे का नहीं मिला. वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूड. अब इतनी बात सुनकर भी तारक रत्न को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ही वॉज अनमूड, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ और उसने कहा कि क्या तुम वो तुमसे पैसे नहीं मांगते. वाई शुडंट यू हैव टू पे, क्या तुम्हें पैसा नहीं देना होगा. डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ये चाहते हो कि भाई ज़मींदार तुमको मदद करे. वॉट एम आई टू पे हिम विथ, मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा. वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, 4 बीघा ज़मीन उनके लिए हम हल जोतते हैं. बट द पैडी हैड ड्राइड अप इन द फील्ड्स, धान सूख गया खेतों में. ड्यूरिंग द ड्रॉट्स का मतलब होता है यहाँ पे यू टू राइट सूखा. इन लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से जो सूखा हुआ उसमें सारा धान सूख गया. माई डॉटर एंड आई हैव, वे और मेरी बेटी के पास, आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है. लुक एट द हट, इस झोपड़ी की तरफ देखो. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है. आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के साथ इसमें रात गुजारता हूँ. हडल्ड इन वन कॉर्नर, एक कोने में सिकुड़ करके हम रात गुजारते हैं. वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, अपने पैर भी हम खोल नहीं सकते, इतना पानी गिरता है कहने का मतलब. और सामने फिर वो कहता है लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो. यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम उसकी पसलियाँ गिन सकते हो. देखिए जब जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है उसकी पसलियाँ बाहर नज़र आने लग जाती है. डू लैंड मी अ बिट ऑफ है फॉर हिम, तो उसके लिए आपके पास जो थोड़ा सा चारा है उसमें से मुझे कुछ दे दो. सो ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, 1-2 दिन चले उतना चारा आपके पास भी है, दे दो. एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारक रत्न's feet, और ऐसा कह के वो तारक रत्न के पैरों में गिर गया. नो नो मूव असाइड, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो. इट्स गेटिंग लेट, अभी देर हो रही है. तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, स्माइलिंग गुड गॉड, और वहाँ से चला गया हंसता हुआ, कह रहा है हे भगवान. ही सीम्ड टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, ये ऐसा लगता है कि अभी ब्रांडिश का मतलब होता है कि सींग घुसाना, कि ये अपने सींग जो है वो मुझे मार देगा. विल ही हर्ट,
क्या ये मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर। तारक रत्न को गुस्सा आ गया क्योंकि बैल जो है वो उसके पीछे चारा खाने के लिए दौड़ा। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए उसने बैल से। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, वो लड़खड़ा के गफूर उनके पैरों में गिर गया। ही वॉन्ट्स अ हैंडफुल टू ईट अ हैंडफुल, उसको एक मुट्ठी भर खाने के लिए दे दो कम से कम। ही सेड, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्ना's हैंड। तारक रत्न चूँकि शिबू बाबू जमींदार के पास रह रहा था, बेटे का जन्मदिन था तो वहाँ पूजा करने गया था, तो वहाँ से उसको दक्षिणा में चावल का चारा और कुछ फल मिले थे। वॉन्ट्स टू ईट इंडीड, इसको भी खाने को चाहिए। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। ही हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट, इसके खाने के लिए एक चारे का तिनका भी नहीं है। मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और खाने को चारे का तिनका नहीं है और उसको चावल और फ्रूट खाने, फल खाने। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसको ले जाओ यहाँ से और कहीं और जाके बांध दो। वॉट हॉर्न्स, क्या भयानक सींग है इसके। ही विल गॉट समबडी टू डेथ वन ऑफ दिस डेज, अभी इन दिनों किसी को वो मौत के घाट भी उतार देगा। एजिंग अवे द प्रिस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, और ऐसा कहते हुए वहाँ से किनारा करते हुए वो वहाँ से चला गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, अब उससे नज़र हटा के गफूर वापस अपने महेश को देख रहा है। गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, उसने महेश को देखा। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger, उसकी दो गहरी आंखें दुख और भूख से भरी हुई थी। Didn't even give a handful, ये तुमको एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। He muttered, वो धीरे से बड़बड़ाया। Patting the bull's neck, और उसने उसकी गर्दन को थपथपाया, and back, और उसकी पीठ थपथपाई। You are my son, तो उसने कहा तू मेरा बेटा है। महेश, ही विस्पर्ड टू हिम, और वो बोला कि महेश तू मेरा बेटा है, उसे कान में फुसफुसा रहा है। यू हैव ग्रोन ओल्ड, अब तुम बूढ़ा हो गया है। एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, और तूने 8 वर्षों तक हमारी सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू। मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकता, लेकिन तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक, महेश ने केवल अपनी गर्दन बाहर लंबी की। एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर, और बड़े आनंद से अपनी आंखें बंद कर दी। जानवरों को जब स्नेह किया जाता है, प्यार किया जाता है, तो इस तरीके से जो जेस्चर्स होते हैं, उनके जो हाव भाव होते हैं और उनके जो स्पर्श होता है, उससे जानवर बड़े खुश होते हैं। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, अब आगे बढ़ाओ। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, और अभी गफूर उससे बात कर ही रहा है कि इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूँ। इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तुम दूसरों के जाकर घर पे जाकर के दान खाओगे, अनाज खाओगे, और मंचिंग देयर बनाना ले जाओगे, केले के पत्ते खा जाओगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, मैं तुम्हारा क्या करूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में अब ताकत भी नहीं बची है। नो बडी वॉन्ट्स यू, कोई तुम्हें नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट कैटल मार्केट, और वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट में, पशुओं के बाजार में बेच दूँ। देखिए कैटल मार्केट के बाद में यहाँ 3 डॉट दिए हुए। जब भी कैटल मार्केट, पशुओं के बाजार का नाम आएगा, गफूर उदास हो जाएगा। एट दिस वेरी आइडिया, जैसे ही ये विचार उसके आया, हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथ के पीछे भाग से, पश्च भाग से आंसू को पहुँचते हुए, लुक्ड दिस वे एंड दैट, इधर उधर उसने देखा। He fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut, अपनी झोपड़ी में पीछे से एक चारे का टुकड़ा या पूड़ा, जिसको जो फीका पड़ा हुआ सूखा हुआ था, छोटा सा उठा करके ले आया। Eat it quickly my child, जल्दी से इसको खा लो मेरे बच्चे, otherwise नहीं तो। He said softly placing it before महेश, और धीरे से उसने उस पुड़िया को महेश के मुंह के सामने रख दिया। और तब आवाज़ आई, फादर, पिताजी, व्हाट इज़ इट, क्या है। कम एंड ईट, आके खाना खा लो। आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, तो ये आवाज़ खाना खा लो ये गफूर की बेटी ने, अमीना ने लगाई थी। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, वापस तुमने महेश को छत में से चारा निकाल के क्यों दिया है। ही हैड फियर्ड एज मच, और यही गफूर को डर लग रहा था कि कहीं वो जब महेश को चारा दे रहा था खाने के लिए, तो डर रहा था कि कोई बेटी देख न ले।
इट्स ए ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रोटिंग अवे, तो ये तो पुराना चारा है और ये सड़ रहा था। ही आंसर्ड असेम्ड, शर्मिंदा होते हुए उसने ये जवाब दिया। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, तो उसने कहा कि मैं ये नीचे नहीं पड़ा हुआ था, मैंने आवाज़ सुनी आपने झोपड़ी में से खींचा। नो डार्लिंग इट वॉजंट एग्जैक्टली, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरीके से गफूर का प्यार जो है वो महेश के लिए बहुत ज़्यादा है। महेश उसका बैल है और वो अपने झोपड़ी में से चारा निकाल करके उसको खिला रहा है, और अमीना इस बात से नाराज़ है कि वो उसको खिलाने की कोशिश कर रही है। तो कल हम इस लेसन को आगे और पेज नंबर 23 से चलेंगे, ठीक है। तब तक इस लेसन को पढ़े, मीनिंग्स पढ़े, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और हमारे यानी बहुत सारे वीडियो बन के टाइम बहुत ज़्यादा चला गया, टॉपिक अभी हमारे बाकी रह गए। तो हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। पर देख लो यहाँ पर कि एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा। अब प्लस क्यू चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर एक स्मॉल इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल हमारी मैथमेटिक्स के हिसाब से या कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स में कैलकुलस का जो रूल चलता है उस कैलकुलस के रूल के हिसाब से हम यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा इस सरफेस के साथ, जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम कैलकुलस की हेल्प लेते हैं, यानी मैथमेटिक्स की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि ये पूरी सरफेस है जिसके अंदर चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, वो कैसे निकल रही है, कुछ इस टाइप से निकल रही है। अब हमने क्या इस पूरी क्लोज्ड सरफेस के कारण इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो एक स्मॉल सरफेस को हमने काटा और वो स्मॉल सरफेस कितनी है, ds है। अब इस ds के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो इस ds के साथ ये एक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है। तो इसके साथ जो सरफेस के साथ ds है, स्मॉल सरफेस है, तो स्मॉल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी कितना होगा, स्मॉल होगा। अब इस सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, यानी सरफेस के कैसा है, नॉर्मली है। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सरफेस का कैसा है, नॉर्मल है, ds ये वाला। तो यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, eds cos थीटा। कितना हो गया, eds cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो d फाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, eds। देखिए थीटा की वैल्यू सॉरी कितनी है, थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 0 है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एंगल थीटा हमको कौन सा लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। तो ds और ये दोनों कैसे एक दूसरे के एल होंगे, तो थीटा कितना होगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो फ्लक्स जो इस सरफेस के साथ लिंक हुआ वो कितना हो गया, eds। ठीक है, अब दूसरी सरफेस हमने ले ली, ये एक छोटा ds टुकड़ा ले लिया, ds। ठीक है, यहाँ पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा है, ये वाला। अब एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के नॉर्मल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के एल होंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 0 है। तो इसके साथ भी जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना हो गया, तो d फाई इज इक्वल टू eds cos थीटा। ऐसे नहीं, ऐसे एक स्मॉल सरफेस हमने यहाँ पर ले ली ds, एक ds हमने यहाँ पर ले लिया, एक ds यहाँ पर ले लिया, एक ds यहाँ पर ले लिया, यानी पूरी सरफेस को हमने ds में काट दिया। और हर किसी ds के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, सभी फ्लक्स को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। और फिर टोटल फ्लक्स के लिए हमने क्या कर दिया कि d फाई जो निकले, जो छोटे छोटे d फाई निकले, उन सभी d फाई को हमने जोड़ दिया। और सरफेस कैसी है, क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ना मतलब फिजिक्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। तो d फाई का हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। क्लोज इंटीग्रल d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो गया क्लोज इंटीग्रल eds cos थीटा। अब थीटा कितना है, हर कहाँ जहाँ पर भी देखेंगे हम थीटा कितना है, यहाँ पर तो थीटा कितना है, तो थीटा की वैल्यू है 0। तो थीटा कैसा होगा, कांस्टेंट हो गया। अब
थीटा 0 है तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो थीटा हमेशा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, अब ये भी क्या रेडियस r है, ये भी क्या रेडियस r है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी कांस्टेंट होगी, सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। तो ओनली फॉर जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वो किसका हो जाएगा ds का, और अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना बन जाएगा E4πr², ये निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्लक्स को निकालते हैं। पर अब इसमें बहुत सारी हमको मैथमेटिक्स लगानी है, भाई इतनी सरफेस का निकाला, इतनी सरफेस का निकाला, इतनी सरफेस का निकाला, फिर सबको जोड़ो इंटीग्रेट करो, बहुत सारी इसमें क्या है मजकमारी है। तो गॉस ने हमको क्या बताया, गॉस ने हमको बताया कि इतनी सारी मजकमारी करने की आवश्यकता नहीं है कि हर सरफेस का अलग अलग ईडीएस निकालो और फिर सभी ईडीएस को जोड़ो और इंटीग्रेट करो वगैरह, इतनी सारी मजकमारी नहीं करनी है। तो गॉस ने हमको बताया कि अगर ये एक तरह की क्लोज्ड सरफेस है, अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कैसा है प्लस क्यू चार्ज है, या कोई भी चार्ज हो प्लस क्यू जरूरी नहीं है, तो इसके साथ इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है और चार्ज कैसा है क्लोज सरफेस के अंदर है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो इस चार्ज का यानी कितना हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। और इस सरफेस के अंदर चार्ज सपोज हमने कितना रखा है क्यू रखा है, तो जो इस सरफेस के साथ टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। यानी हम वर्ड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गॉस थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स linked with closed surface is 1/ε0 times charge enclosed by this closed surface, यानी इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका क्या होगा, तो उसका 1/ε0 टाइम्स, या हम इसको लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स इस सरफेस के साथ क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होगा वो कितना हो जाएगा φe, और φe कितना होगा Q/ε0, कितना हो जाएगा Q/ε0। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स लिंक विद क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस, और यही क्या है हमारा गॉस थ्योरम है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर इस पूरी सरफेस का मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो फ्लक्स कितना आएगा, तो हमने क्या किया स्मॉल ds करंट निकाला, फिर ds ये ds और फिर सभी ds को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी सबका क्या कर देंगे हम क्लोज इंटीग्रल कर देंगे, और वो जो फ्लक्स हमारा आया था φe वो कितना आया था, तो क्लोज इंटीग्रल E.ds कितना आया था E.ds। तो टोटल फ्लक्स मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने निकाला तो वो क्या आ गया क्लोज इंटीग्रल ईडीएस आ गया। पर गॉस थ्योरम के हिसाब से गॉस क्या कहता है कि इसके अंदर जितना चार्ज होगा उसका क्या करेंगे 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, यानी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका क्या कर देंगे हम Q/ε0, और वही क्या होगा इस सरफेस के साथ लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स होगा। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इस क्लोज्ड सरफेस के साथ, इस स्फीयर के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, और गॉस थ्योरम के हिसाब से वो फ्लक्स कितना होगा ये इतना होगा Q/ε0। तो हम लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू Q/ε0, किसके बराबर है Q/ε0। और ये रिलेशन क्या है कि ये जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने हमें क्या बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो वहां पर चार्ज होगा। अगर चार्ज है तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब वहां कोई न कोई चार्ज होगा, और अगर चार्ज है इसका मतलब वहां पर कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन है। तो सिंपल सा, तो गॉस ने बताया कि आपको इतनी सारी मजकमारी करने की आवश्यकता नहीं है कि इस स्मॉल सरफेस का निकालो ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, और फिर सभी ईडीएस कोस थीटा को आप क्या करो, जोड़ो तो टोटल फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो गॉस ने क्या बोला, इतनी सारी मजकमारी नहीं करनी है, डायरेक्ट बताओ आप तो इसके अंदर चार्ज कितना है। तो हमने बोला सर इसके अंदर चार्ज तो है क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो मीडियम है वो कितना है, फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू ओपन क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो इसके साथ जो लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना सारा इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो गॉस ने हमारे लिए क्या कर दिया, सिंपल कर दिया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, चार्ज इनसाइड। ये ध्यान रखना आप, क्यू बाहर साइड वाला नहीं है, चार्ज कौन सा, जो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो चार्ज क्यू क्या है, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उस वो क्या है, क्यू, और क्यू ओपन क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि अब दूसरी एक क्लोज सरफेस हमने ड्रॉ की, ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज रख दिया हमने प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर ये चार्ज कितना है, प्लस क्यू हमने रख दिया इसके अंदर, तो इसके साथ इस टोटल जो बॉडी है, पूल बॉडी है, जो क्यूब है, इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी नहीं करना है, जितना क्यू दे रखा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, टोटल फ्लक्स इसके साथ जो लिंक होगा वो आ जाएगा। अगर यही बॉडी है, सपोज हमारा ये क्लोज्ड सरफेस है हमारी, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमको चार्ज दे रखे हैं, या हमने चार्ज रख दिए इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3, 3 चार्ज हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर रखे। अब इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो गॉस के हिसाब से वो कितना होगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज टोटल आपने इंक्लोज करके रखा है, तो कितना है, Q1, Q2 और Q3। तो जो इस सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो गॉस के हिसाब से जितना अंदर चार्ज होगा डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो इसके साथ जितना जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो हम कैलकुलेट इजीली कर लेंगे, हमको इंडिकेट करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गॉस ने हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या कर दी, इजी कर दी। क्या कर दी, इजी कर दी। तो अब ये जो गॉस का जो लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल तो है बट नॉट यूजफुल। ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम है वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है, पर हर जगह वो यूजफुल नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी है कि जहां पर गॉस थ्योरम से अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम की कुछ कंडीशन है, क्या है, कुछ कंडीशन है, वो हर जगह एप्लीकेबल तो है पर हर जगह यूजफुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, कौन है हमारा क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर हमने चार्ज रखा 3Q। तो इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 3Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस थ्योरम ओनली फॉर किसके लिए ट्रू है, तो गॉस थ्योरम हमेशा ट्रू फॉर closed, only closed surface, only closed surface। ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम है वो किसके लिए
ट्रू है ओनली फॉर गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस, यानी किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस या 2D सरफेस जिसको हम बोलते हैं उनके लिए गॉस थ्योरम वैलिड नहीं है, ओनली फॉर क्लोज्ड या हम जिनको बोलते हैं 3D सरफेस। ठीक है, अब दूसरा कि जितने भी चार्ज इनसाइड होंगे, इनसाइड जितने भी चार्ज होंगे, कि जैसे कि ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर +2q चार्ज है, +2q चार्ज है, -3q चार्ज है और प्लस का 4q चार्ज है। तो इनसाइड जितना भी चार्ज होगा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस वाली क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा। इसका मतलब ये कि ये जो इनसाइड वाले जितने भी चार्ज हैं वो सारे क्या है, कंसीडर है। उन सभी चार्जेस को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 6q - 3q कितना हो गया, 3q ओपन एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कितना हो गया, 3q ओपन एप्सिलॉन नॉट। तो जितने भी अंदर के चार्ज है वो सारे के क्या है, कंसीडरेबल है। ठीक है, जिनको हमको काउंट करना है फ्लक्स निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि +2q लेके हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। अंदर जितना भी चार्ज है इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज है और उन सबका क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर थर्ड पॉइंट कि अगर ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर प्लस का 4q चार्ज है, कितना है, प्लस का 4q चार्ज है, और बाहर कितना है, प्लस का 3q चार्ज है, कितना है, 3q चार्ज है। तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, जो इस सरफेस के साथ जितना फ्लक्स पास होगा या लिंक होगा वो किसके कारण होगा, यानी +4q के कारण होगा या +3q के कारण होगा। तो हमेशा इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, जो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ, तो नेट फ्लक्स जो इस सरफेस का होगा वो हमेशा चार्ज इनसाइड दी बॉडी, यानी इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है उसके कारण ही होगा। बाहर वाले चार्ज के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का नेट फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स होगा पर नेट फ्लक्स ओनली किसके कारण होगा, चार्ज इनसाइड दी बॉडी। ठीक है, तो कैसे कि जैसे कि ये +q चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब ये फील्ड लाइन सपोज यहाँ पर सरफेस से एंटर हुई, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब इसका नॉर्मल कैसा होगा, तो नॉर्मल कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो 180 हो गया। तो यहाँ पर जो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कैसा हो गया, माइनस। अब ये फील्ड लाइंस इससे पास हो गई, यहाँ से निकली, अब बीच में नहीं देखना है हमको, सिर्फ सरफेस पे ही देखना है फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो दोनों एक दूसरे के एल होंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 0 तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो EDS cos थीटा की वैल्यू कितनी, 0 और cos 0 इज कितना, 1। तो यहाँ पर फ्लक्स जो लिंक होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस और ये माइनस, तो नेट फ्लक्स इस वाले चार्ज के कारण इस सरफेस पर कितना हुआ, 0। जिसको हमने देखा क्लोज्ड सरफेस बना के जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये क्लोज्ड सरफेस है ये, तो इस वाली सरफेस के साथ माइनस फ्लक्स लिंक हुआ, इस वाली सरफेस के साथ प्लस फ्लक्स लिंक हुआ, नेट फ्लक्स कितना हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना था, 0। तो हमेशा इस क्लोज्ड सरफेस पर जो नेट फ्लक्स बनाएंगे वो कौन से चार्ज बनाएंगे, जो चार्ज इनसाइड है। आउटसाइड वाले चार्ज फ्लक्स बनाएंगे पर नेट फ्लक्स कितना होगा, उनका 0 होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस एंटर कर रही है एक साइड से और दूसरी साइड से बाहर निकल रही है, यानी जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। दोनों की क्वांटिटी कैसी है, सेम है, और दोनों फ्लक्स कैसे अपोजिट है। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो ओनली फॉर जो फ्लक्स होगा वो कौन बनाएंगे, जो चार्ज इनसाइड दी, ये जो क्लोज सरफेस के इनसाइड जितने चार्ज हैं वही यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस क्लोज्ड सरफेस के साथ नेट फ्लक्स बनाएंगे। आउटसाइड जो चार्ज है वो किसी भी तरह का नेट फ्लक्स नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बाद और हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो जो गॉस थ्योरम है वो क्या है, हर जगह हर क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बट नॉट यूज, ठीक है, हर जगह यूजफुल वो नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है वो हम आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे हम कि जो गॉस थ्योरम है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, हर क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है, पर हर जगह यूजफुल नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत सी सरफेस ऐसी मिलती है हमको कि जहां पर गॉस थ्योरम क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब जो गॉस थ्योरम है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है।
किस पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर, ठीक है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ पे क्या है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये रहा इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और r² के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो जो गॉस थ्योरम है हमारी, वो भी किस पे डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती है, जिसको हम आगे प्रूव करेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे कैसे डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट कि जो गॉस थ्योरम से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि तब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस इमेजिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक तरह की गॉसियन सरफेस इमेजिंग करते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस हमारी होती है वो एक तरह की इमेजिनरी सरफेस होती है, कि जैसे कि हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि ये कोई एक लाइन चार्ज है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहली क्लास फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अब ये लाइन चार्ज है, अब इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसको हम निकालेंगे गॉस थ्योरम से। किससे निकालेंगे, गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम से जब हम यहाँ पर निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, इस लाइन चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर इमेजिंग करते हैं, और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिंग करते हैं। और वो जो गॉसियन सरफेस होती है वो हमने क्या इमेजिंग किया, अगर लाइन चार्ज है तो हमने सिलेंडर यूज किया कि ये क्या बन गई, एक तरह की गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस होती है इसकी सिमेट्री क्या होती है, तो गॉसियन सरफेस हमको ऐसी सरफेस इमेजिंग करनी है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, सेट। यानी अगर ये कोई चार्ज है, अगर +Q चार्ज है, अगर ये मैंने स्फेयर को क्या किया, गॉसियन सरफेस इमेजिंग किया, क्या किया, गॉसियन सरफेस इमेजिंग किया, तो उसके सिमेट्री क्या होनी चाहिए, यानी समरूपता क्या होनी चाहिए कि इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सरफेस के साथ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, सेम है, क्योंकि रेडियस से डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं एरिया कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है, या अगर 180 हो तो 180, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस हम इमेजिंग करते हैं जिसके अंदर क्या सिमेट्री होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थीटा बिटवीन E एंड A कैसा होना चाहिए, हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर सेम, ठीक है। यानी हर पॉइंट पर थीटा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऐसी फील्ड लाइन निकल रही है तो ये इसका एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ पर लेते हम तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यही एरिया वेक्टर, यहाँ पर दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर कितनी है, 0, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो हर पॉइंट पर आपको थीटा की वैल्यू कैसी मिलेगी, 0 मिलनी चाहिए। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं कि जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी हो, सेम हो, और थीटा कैसा हो, हर पॉइंट पर सेम हो। तो ऐसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए और हर पॉइंट पर थीटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम पढ़ा हमने, और गॉस थ्योरम में हमने क्या देखा कि according to Gauss theorem, the total flux linked with a closed surface is 1/ε0 times charge enclosed by this surface, ठीक है। यानी इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, Q/ε0, ठीक है। अब गॉस थ्योरम है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर ट्रू किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम किस पे डिपेंड करती है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती है। गॉस थ्योरम के अंदर चार्ज कौन से कंसीडर किए जाएंगे, जो क्लोज सरफेस के इनसाइड है, क्योंकि आउटसाइड वाले चार्ज फ्लक्स तो बनाते हैं पर नेट फ्लक्स हमेशा कौन बनाएगा, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के या इस क्लोज सरफेस के इनसाइड हो, ठीक है। इसके बारे में हमको कुछ न्यूमेरिकल करने हैं गॉस थ्योरम को लेके, इसको समझने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास में अपन ने मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन किया था, इसका डायग्राम बनाया था, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इनके बारे में थोड़ा सा अपन ने फंक्शंस भी लिख लिए थे, फंक्शन को भी जान लिया था, है ना। अब आज अपन सीधा मस्तिष्क को स्टार्ट कर लेते हैं। मस्तिष्क के अंदर आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा? अग्र मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क के मैंने टाइप लिखवा दिया आपको, कितने टाइप का है? मुख्यतः 3 टाइप का मस्तिष्क है अपना, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में आपको बता दिया था मैंने, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च, ये आपके 2 भाग थे। अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस आएगा। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में आज अपन लिखना प्रारंभ कर देंगे। ये वाला भाग जो आपका अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, तो आप अग्र मस्तिष्क से लिखना प्रारंभ कर दें। क्या क्या लिखना है मैं लिखवाना आपको। यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस, एक एक लाइन करके लिखे ना, ऐसे डैश करके या स्टार बना के नंबर डाल के, जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आप याद कर सकें वैसे आप इसको लिखें। यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया पार्ट इसका। फिर इसके अंदर प्रमस्तिष्क का लिखना स्टार्ट करते थे डायरेक्ट अपन। तो प्रमस्तिष्क के बारे में लिखें आप। ये तो क्या अग्र मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि इसी के पार्ट का अपने को वर्णन पढ़ना है। अग्र मस्तिष्क के अंदर पश्च मस्तिष्क आएगा, तो अग्र मस्तिष्क में बचा गया, सीधा अपन कहाँ आएंगे? पश्च मस्तिष्क के ऊपर, ठीक है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इसी के अंदर आप लाइनें लिखते रहे ना, जो लिखवा रहे हैं। मानव मस्तिष्क का मानव मस्तिष्क का यह लगभग 80 से 85% भाग होता है। दूसरा पेन दो, साथ साथ में उतारते रहेंगे ना, ताकि क्या आपको फटाफट नहीं लिखना पड़े, फिर आप समझते भी रहें और लिखते भी रहें। याद तो होता रहेगा, कुछ छोटी छोटी लाइनें बना के इसको अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है। यह मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग होता है। कौन? प्रमस्तिष्क। फिर दूसरी लाइन क्या होगी? यह सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग है। यह 2 भागों में, यह 2 भागों में दायां भाग व बायां भाग में बटा रहता है। ठीक है, एक तो क्या हो गया 80 से 85% भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है। इस भाग के 2 भाग हैं, एक दायां भाग एक बायां भाग, एक राइट पोर्शन एक लेफ्ट पोर्शन, है ना। ऐसे 2 भाग होते हैं ना। दाएं व बाएं भाग के आधार पर इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ये जो दाएं भाग है और बाएं भाग में बटा हुआ है, इस दाएं और बाएं भाग को मिला के क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये दोनों भाग कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं।
ये दोनों भाग आपस में कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, दोनों भाग क्या होते हैं? कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कितनी लाइन होगी देखो, कैसे याद करना है? यह मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग है, यह सबसे बड़ा भाग है। इस भाग के दो भाग हैं, एक दायां भाग है, एक बायां भाग है। ठीक है, दोनों भागों को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। दोनों भाग एक पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम की पट्टी, है ना। अब क्या होता है इसमें? एक विशेषता क्या है कि दायां गोलार्ध जो होता है वो बाएं का नियंत्रण करता है, और जो बायां गोलार्ध होता है वो दायां भाग का नियंत्रण करता है। तो उल्टा लिख देना है, दायां भाग बाएं भाग का नियंत्रण करता है तथा बायां भाग दाएं भाग का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये लाइन भी लिखेंगे आप। दायां भाग क्या करता है? बाएं का नियंत्रण करता है, और बायां भाग दाएं भाग का नियंत्रण। कैसे आप इसको कैसे याद रखते हैं? हमेशा इस चीज़ को याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? आप चलने की एक्टिविटी को आप देखें। आप जब वॉक करते हैं, चलते हैं, कैसे चलते हैं कि जब आप लेफ्ट लेग को आगे करते हैं तो आपका राइट हैंड आगे आता है, लेफ्ट नहीं आता। देखना कभी चल के, है ना, कैसे चलते हैं देखो। तो लेफ्ट आगे आएगा, राइट आगे आएगा, यूं ही चलते हैं ना अपन। तो लेफ्ट के पाँव के साथ राइट हैंड आगे आता है, और राइट लेग के साथ लेफ्ट हैंड आगे आता है। तो इस तरह से चलना होता है। तो दायां भाग बाएं के साथ कंट्रोल में है, और बायां भाग दाएं भाग के साथ में कंट्रोल में होता है ना। कभी यूं नहीं चलता है कोई, ऐसे तो चला ही नहीं कभी। हम कैसे चलते हैं? दाएं और बाएं के कॉम्बिनेशन से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आकार अंडाकार होता है। अंडाकार होता है, देखा ना, ऐसा शेप होता है ना, यूं करके, तो अंडे जैसा शेप आता है, गोलाकार नहीं होता है ना। तो इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। प्रत्येक गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखला होता है। प्रत्येक गोलार्ध क्या होता है? आंतरिक रूप से खोखला होता है। इनकी भित्तियों में बाहरी व आंतरिक दो क्षेत्र पाए जाते हैं। साथ साथ में फटाफट लिखते रहे ना, नोट से आपको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। क्या हो गया? दायां भाग बाएं का, बायां भाग दाएं का कंट्रोल करता है। सारी लाइन एक बार फिर से सुन लो। यह मस्तिष्क का सबसे लगभग 80 से 85% भाग है, सबसे बड़ा भाग है। यह दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बटा होता है, एक दायां गोलार्ध, एक बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध जो होता है वो दाएं का नियंत्रण करता है, दायां गोलार्ध जो होता है वो बाएं भाग का नियंत्रण करता है। यह आंतरिक रूप से खोखला होता है, इसमें बाहरी और आंतरिक दो क्षेत्र पाए जाते हैं, और इसका आकार अंडाकार होता है। ठीक है, इतनी सी लाइनें हैं, याद हो जाएगी फटाफट। फिर क्या लिखें? बाहरी क्षेत्र में तंत्रिका
न्यूरॉनों की बाहरी क्षेत्र में तंत्रिका न्यूरॉनों की कोशिका काय होती है, कोशिका काय होती है। इसका रंग धूसर होता है। इसका रंग धूसर होता है, इसके कारण इसे धूसर द्रव्य कहते हैं। इसके कारण इसे धूसर द्रव्य कहते हैं। बाहरी क्षेत्र में तंत्रिका न्यूरॉनों की कोशिकाएं काय होती है, जिसे आप धूसर रंग का होता है, इसी कारण इसे धूसर द्रव्य कहते हैं ना। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, दूसरा मतलब क्या हो गया, ग्रे मैटर है ना। ये बाहरी क्षेत्र था। भीतरी क्षेत्र, भीतरी क्षेत्रों में तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, तंत्रिकांग मतलब एक्सॉन, रेशे होते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं ना, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं, जिसे वाइट मैटर कहते हैं। बाहरी क्षेत्र धूसर होगा और आंतरिक क्षेत्र सफ़ेद होगा, ये ध्यान रखना है। जिसे श्वेत कहेंगे, वाइट मैटर या सफ़ेद। ठीक है, ये लिख लिए। अपर मस्तिष्क के कार्य लिख लो आप। किसके? प्रमस्तिष्क के कार्य। क्या कार्य? बोलने, सुनने, देखने, स्मरण सबका नियंत्रण करता है। पहला कार्य थे, क्या हो गया? बोलने, सुनने, देखने, ताप नियंत्रण, इन सब का नियंत्रण करता है। या सोचना, तर्क करना, बोलना, योजना बनाना, याद करना, आदि का नियंत्रण, करता है। दूसरा कार्य लिखें इसका। दूसरा कार्य क्या होता है? यह ज्ञानेंद्रियों, जैसे कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? कान, नाक, आँख, त्वचा आदि का नियंत्रण करता है। त्वचा को स्पर्शनेंद्रिय बोलते हैं। कान सुनने के काम आता है, नाक सूंघने के काम आता है, आँख देखने वाली ज्ञानेंद्रिय है ना। तो ये कार्य हो गए इसके। फिर इसका लास्ट कार्य क्या? ऐच्छिक पेशियों को आरंभ व नियंत्रण करना। ऐच्छिक पेशियों को आरंभ व नियंत्रण करना। ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी? जिस पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। चलना है, हम पैर के द्वारा चलते हैं, एकदम से पैर आगे रखते समय बीच में कोई कांटा चुभ जाए, कांच हो, ग्लास हो टूटा हुआ, फट से पैर रुक जाता है ना। कई बार अपने को याद आ जाता है, अरे मुझे वहाँ जाना है, जैसे बेड से उठे, अरे वाह रहने दो, क्या जाना, बाद में जाएंगे, यूँ करके वापस बैठ जाते हैं।
तो ऐच्छिक पेशियों को इन्होंने एक बार तो बेड से उठाया, आरंभ किया कि जाना चाहिए हमें, लेकिन फिर से एकदम से तर्क आया नहीं यार वहाँ जाना सही नहीं रहेगा, एक काम करो बैठ जाओ। तो आरंभ भी करता और नियंत्रित भी करना, तो ये कार्य किसके हो गए? प्रमस्तिष्क के कार्य हो गए। तो प्रमस्तिष्क अपना खत्म हो चुका है। अब अपन बात करेंगे अग्र मस्तिष्क पश्च की। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अब अग्र मस्तिष्क पश्च के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मस्तिष्क के विभिन्न भागों का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था बोमन्स कैप्सूल के बारे में, मतलब नेफ्रॉन तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, लेकिन बोमन्स कैप्सूल के अंदर मेन कौन से पार्ट होते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं और ग्लोमेरुलस का क्या रोल है। इसके बाद माल्पिगियन बॉडी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने और वहाँ पे भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि आपके माल्पिगियन बॉडी होता क्या है। कभी यही पूछा जाता है सीधे बॉडी मीन बाय माल्पिगियन बॉडी, तो आपको बताना है बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड माल्पिगियन बॉडी, और उसको हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। तो माल्पिगियन बॉडी के ही दो नाम हो गए, रीनल कॉर्पस्कल और माल्पिगियन बॉडी, और उसके अंदर आता क्या? बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? माल्पिगियन बॉडी कहेंगे। वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो टाइप मतलब वॉल होती है, एक विसरल वॉल और दूसरी होती है आपकी पैराइटल वॉल, यानी आउटसाइड बोमन्स कैप्सूल की कप लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका बोमन्स कैप्सूल। ये लिखना भी है आपको, जब आपको सीधा पूछा जाए तो नहीं, मैंने यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया था, आपने भी नहीं लिखा, आपको लिखना भी पड़ता है। जैसे आप थ्योरेटिकल लिखते हो तो स्ट्रक्चर बना के आप लिखोगे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसकी जो आउटसाइड वॉल होती है उसको हम पैराइटल वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। और जो आपकी विसरल वॉल होती है वो क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। आपकी जो स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है, नहीं लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके ऊपर, और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। इन पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप होता है उसको स्लिट पोर कहेंगे। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आती है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट अबव आ जाएगी आपकी ग्लोमेरुलस यानी आपकी कैपिलरीज। और वो कितनी होती है? तो 50 कैपिलरीज होती है उसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। और एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था, इसकी थिकनेस का डिफरेंस होता है। एक नैरो होती है तो दूसरी थिकर होती है या वाइडर होती है, वाइडर और नैरोवर। उसके बारे में हमने देख लिया था। और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि वो पूरी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो आउटसाइड डायग्राम बना के भी मैंने आपको दिखाया था। इसके आगे आता है आपका पीसीटी यानी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पीसीटी। और पीसीटी का मतलब क्या होता है? तो पीसीटी का मतलब होगा आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि एक डीसीटी भी है ना पीसीटी भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये प्री पार्ट होता है। प्री पार्ट मतलब आपके आगे की तरफ होता है, नहीं बोमन्स कैप्सूल के जस्ट बाद अगर कोई मतलब ट्यूब आती है जो कोइल्ड है, कैसी है? कोइल्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल मतलब आगे, कॉन्वोल्यूटेड मतलब आपकी कोइल्ड ट्यूब, क्योंकि कोइल्ड होती है वो। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या हो जाएगा? कोइल। और ट्यूब्यूल का मतलब होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और डीसीटी को डिस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉक्सिमल के बाद आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल। बाद में कॉन्वोल्यूटेड यानी कोइल्ड, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। उसी बात को आप अगर गौर करते हो, ये आगे की तरफ आता है तो प्रॉक्सिमल, ये क्या होता है? कोइल होता है, कॉन्वोल्यूटेड, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी का मतलब हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आगे हम पढ़े तो मैं यहाँ पे हल्का सा डायग्राम पहले बोमन्स कैप्सूल का भी बनाऊंगा, भले उसमें वो चीज़ें ऐड नहीं कर रहा हूँ जो हमने बना लिए पहले। यानी ये तो हो जाएगा आपका बोमन्स कैप्सूल का पार्ट। और इसके आगे जो स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से जो कोइल्ड पार्ट स्टार्ट होता है आपका, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका पीसीटी। तो ये हो जाएगा आपका कोइल्ड पोर्शन और ये हो जाएगा आपका पीसीटी। यानी ये पूरा कोइल्ड पोर्शन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहेंगे हम पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आगे का पोर्शन तो हमने बना लिया था, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पीसीटी होती है, यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अगर किडनी के अंदर, यानी नेफ्रॉन में, किडनी जो है आपकी, उसके नेफ्रॉन में अगर मैक्सिमम कहीं रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वो कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर। एक नंबर के क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि किडनी या नेफ्रॉन के अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस पार्ट के अंदर होता है? तो आपको ध्यान रखना है पीसीटी के अंदर होता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है? तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है वो अकेला नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपकी बॉडी की होती है और बहुत ज्यादा ही काम, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के
लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। उनको अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया गया तो आपकी बॉडी वर्किंग करना बंद कर देगी। जैसे ग्लूकोज हो गया, बहुत ही फायदा, मतलब आपने खाना खाया है, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद आपके ब्लड में गया, वही ग्लूकोज अगर बाहर निकल जाए तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ रहेगी, इसलिए वो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है वो इंपॉर्टेंट है, और आयंस जो मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग करवाने का काम करते हैं सब्सटेंस का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं आपके बॉडी के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको रीएब्जॉर्ब करना भी जरूरी होता है। तो वो रीएब्जॉर्ब इन्हीं पार्ट से होते हैं, यानी जो पीसीटी होता है उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधा पूछा जाए मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो वो आपके किडनी के कौन से पार्ट के अंदर होता है, पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब इसकी बात करें तो आपका जो पीसीटी है वो किससे बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये किससे बना होता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से बना होता है। ये किससे बना होगा, आपके ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से बना होता है। आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे हमने पढ़ा था वहां पे क्या आया था, लेग लाइक स्ट्रक्चर था पोडोसाइट्स में, यहाँ पे क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता क्या है, यानी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जो होता है उस सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे यूँ समझ लीजिए ये एक सेल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, यानी इस टाइप की सेल को हम क्या कहेंगे, इस टाइप की सेल्स को कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। यानी ये जो स्ट्रक्चर बना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। मतलब ये जो विलाई होता है वो स्ट्रक्चर होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और ये बहुत सारे हैं और फाइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और उसको एक साथ देखने पर ये कैसा दिखता है, ब्रश लाइक, क्योंकि ये मूविंग करता है। आपको बताओ सिलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, वैसे ये क्या करता है, ये भी मूव करता है और सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ये क्या करता है, सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप कोई सेल देखो वो सीधे ऐसी ही बनी हुई है, तो यहाँ पे सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिंगर लाइक फोल्डेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी जो पीसीटी होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। जैसे हम यहाँ पे कुछ बना भी लेते हैं, सारी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बनाऊंगा टाइम नहीं रहेगा इतना, लेकिन कुछ बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे अरेंज होती है, मतलब ये लाइनिंग बनाई है, ऐसी लाइनिंग नहीं होती है पीसीटी के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होगी। क्या होगी, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये हो जाएगी आपकी ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये आमने सामने भी होगी। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। और ये जब तक पूरा पीसीटी वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ तक पूरा जो पीसीटी वाला पोर्शन है जहाँ तक लूप ऑफ हेनेले स्टार्ट नहीं होता है, वहाँ तक क्या होती है, आपकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कंप्लीटली कवर होती है। मैं पूरा बना नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो जाएगी। इसके ऊपर क्या होता है, माइक्रोविलाई। ठीक है, तब ये माइक्रोविलाई करता क्या था, माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ताकि बहुत ही ज़्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। इसलिए माइक्रोविलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे सरफेस एरिया को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपको ध्यान रखना, माइक्रोविलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इजीली एब्जॉर्प्शन होगा और मैक्सिमम होगा। अब ये जो सेल्स होती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल है, तो आपको पता है सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आपने जब 11th क्लास के अंदर पढ़ा हो, अगर आपने, तो आपको पता हो तो सेल के अंदर कोई कंटेंट ले जाना है या निकालना है, तो सेल की मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल, या आपकी जो परमिएबल होती है मेम्ब्रेन, आप उसके बारे में जानते हो। तो उसके अंदर कोई भी कंटेंट आएगा या जाएगा तो वो दो टाइप से निकलता है, या तो डिफ्यूजन होता है उसके अंदर, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी सब्सटेंस को लाना है तो क्या होगा, आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो सब्सटेंस अंदर है लेकिन उसकी क्वांटिटी और चाहिए, तब उसको अगर लाना है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई चीज आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हम क्या करते हैं, उस कंटेंट को वापस रीएब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अंदर भेजते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया आपका और आयंस हो गए, तो उनको वापस बॉडी के अंदर भेजने के लिए यहाँ से वापस रीएब्जॉर्ब होगा वो कंटेंट। तो वो जैसे रीएब्जॉर्ब होता है वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उन सेल के थ्रू। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी बनाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ब्रश border epithelium आर मोर। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों, फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आर मोर। मतलब आपकी जो पीसीटी के अंदर सेल्स होगी उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमको एनर्जी बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आपको वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैं जानता होगा आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो 11th क्लास के भी वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे देख लेना। मैं एक्टिव और पैसिव वहाँ पे भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ लिया, मैं यही मानता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपने 11th क्रॉस कर लिया, मैं पढ़ा 12th रहा इसलिए आपको, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बता दिया एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता क्या, जिसमें ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और पैसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर फ्लो होता है। और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा होते हैं। इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे पीसीटी के अंदर, इट इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, माइक्रोविलाई। अब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है तो उन सेल्स के ऊपर क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे, इसलिए वो ब्रश लाइक दिखती है आपको। तो ब्रिसल्स होते हैं ना आपके, जो जिसे आप मतलब ब्रश वगैरह करते हो, तो ब्रिसल्स जो होते हैं आपके, उनके ऊपर ब्रिसल्स को हम देखते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोविलाई जैसे होते हैं। तो माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। वो क्या करेंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए इसको क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आर मोर, ये भी ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, तो नोट करके ध्यान रखो तो भी आप, या फिर आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी। मतलब नेफ्रॉन के अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, यूं पूछे आपको, तो पीसीटी के अंदर होता है। तो इन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कोई आपको पूछे तो आपको क्या बताना है कि पीसीटी के अंदर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और आपको पीसीटी के स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। और जब आपको सीधा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछे, मतलब यूँ समझ लिए 6 नंबर का या 7 नंबर के क्वेश्चन अगर आया बड़ा वाला, तो आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, जो पहले मैंने बना के दिखाया था वो, और आपको डिटेल कौन सी देनी है, तो बॉमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट, स्लिट पोर, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो वाली। फिर बाद में आप जब पीसीटी की डिस्कस करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट ऐड करना है, फिर डीसीटी का, और फिर बाद में लूप ऑफ हेनली का, और फिर आपके डीसीटी के बारे में डिस्क्राइब करोगे आप, तो आपको पूरे मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका पीसीटी। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है आपका लूप ऑफ हेनली। क्या आता है आपका, लूप ऑफ हेनली। तो उसको भी देख लेते हैं हम साथ में ही। भले मैं अलग अलग बना रहा हूँ, आप एक ही डायग्राम बना लेना साथ में, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर इतनी जगह मेरे पास तो होती नहीं है, मैं उसको रहने दूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा आपके लूप ऑफ हेनली, यानी सी पोर्शन हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनली। और लूप ऑफ हेनली के बारे में हमने देखा था कि इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। तो पहले मैं उसको डायग्राम को बना लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका लूप ऑफ हेनली कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ये आपकी कोइल ट्यूब है, ये आपकी क्या है, कोइल ट्यूब है, और कोइल ट्यूब के आगे क्या आपका बॉमन्स कैप्सूल है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट जो होगा वो क्या होगा, लूप ऑफ हेनली, यानी पीसीटी के बाद जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है आपका लूप ऑफ हेनली। और फिर बाद में लूप ऑफ हेनली में भी हमने देखा था कि जो आपका डिसेंडिंग पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका नैरो होता है, और आपका असेंडिंग पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, थिकर होता है देन कंपेरिजन टू
डिसेंडिंग लिम। तो इसके अंदर दो पोर्शन हो जाते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनली। ये क्या हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनली, ये हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनली। इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, कौन कौन से? तो जो नैरो ट्यूब है उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम। और आपका ये क्या कहलाएगा? असेंडिंग लिम। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग दो पार्ट होते हैं आपके लूप ऑफ हेनली के। इसके बाद कोयल ट्यूब आगे बढ़ती है जिसको हम कहते हैं डीसीटी, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हो जाएगा आपका डीसीटी, ये हो जाएगा आपका पीसीटी, और ये हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम के बारे में जब पूछें, यानी लूप ऑफ हेनली के बारे में जब डिस्कस करनी है, तो इसको में ध्यान रखना है आपको दो पोर्शन, एक हो जाएगा डिसेंडिंग और दूसरा हो जाएगा असेंडिंग। अभी डिसेंडिंग ने असेंडिंग है क्या? सबसे पहली बात डिसेंडिंग क्या और असेंडिंग क्या है? तो डिसेंडिंग क्या है? मैंने आपको बताया था ब्लड क्या होता है? नीचे की तरफ फ्लो होता है, यानी पीसीटी के बाद क्या जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा ब्लड, यानी जो फिल्टर हुआ आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है, ब्लड नहीं कहते उसको वहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे? जो फिल्ट्रेट हमारे पास आया वो क्या होता है? डाउनवर्ड जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम। और अपवर्ड जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम कहेंगे। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में? डिसेंडिंग लिम के बारे में, या फिर मैं दोनों कंपेरिजन में बता देता हूँ आपको ताकि आपको ईजी हो समझने में। तो एक तरफ हो जाएगा आपका डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, और दूसरी तरफ हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम। ये हो गया असेंडिंग लिम, और ये दोनों क्या है? लूप ऑफ हेनली के पार्ट है, असेंडिंग लिम। ये किसके पार्ट है? आपके लूप ऑफ हेनली के पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है लूप ऑफ हेनली के पार्ट हो गए। अभी असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम में होता क्या है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये नैरोअर एज कंपैरिजन टू असेंडिंग लिम। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या होता है? ये नैरो होता है, लिख सकते हैं अब तो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और असेंडिंग लिम क्या होता है? एज कंपैरिजन टू डिसेंडिंग लिम इट इज थिकर। इसको हमने क्या कहा? नैरो ट्यूब है, तो ये क्या हो जाएगी? थिकर एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम। ये डिसेंडिंग लिम से क्या होते हैं? नैरो होते हैं। इसके बाद ये क्या होते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं, और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ये किससे बना होता है? स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। और ये किससे बना होता है? असेंडिंग लिम। तो इट इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा सेल को, जिसको क्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम से बने होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो ये करता क्या काम? किसका? रीएब्जॉर्प्शन करता है। हम रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये क्या करेगा? कंपोनेंट को वापस रीएब्जॉर्ब करने का काम करता था। आपका डिसेंडिंग लिम जो होता है उसमें जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो क्या काम करती है? तो इट इज परमिएबल टू वाटर। तो ये क्या होती है? परमिएबल टू वाटर, यानी H2O से क्या होती है? परमिएबल होती है, मतलब वाटर तो क्या होगा? यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और इम्परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या हो रहे हैं? रीएब्जॉर्ब नहीं होते यहाँ पे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आयंस रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमिएबल होती है फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयंस या आयंस, और या परमिएबल होती है H2, यानी यहाँ पे वाटर क्या होगा? यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी असेंडिंग लिम होती है ये क्या होती है? परमिएबल टू, जस्ट ऑपोजिट है, तो परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ये सोडियम और क्लोराइड आयंस से क्या होती है? परमिएबल होती है। एंड इम्परमिएबल टू H2O। यहाँ पे वाटर
क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है वो भी, और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, लूप ऑफ हैनली के पार्ट होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब डायग्राम हमने यहाँ पे देख लिया, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये नैरो होती है और ये एज कंपेरिजन टू थिकर होती है। मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, तो मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये परमेबल होती है फॉर H2O और इम्परमेबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, मतलब सोडियम और क्लोराइड आयंस डिसेंडिंग लिम्ब से वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना रीएब्जॉर्ब होना चाहिए उतना रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, कंप्लीट रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये भी ध्यान रखना आप। और असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो क्या होती है, थिकर होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है, और ये परमेबल होती है सोडियम और क्लोराइड आयन, मतलब जो सोडियम और क्लोराइड आयन आगे की तरफ बढ़े वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो वाटर होता है वो क्या होता है, इम्परमेबल होता है, यहाँ पे तो वाटर आपके डीसीटी के पास चला जाएगा। तो ये पोर्शन हो गया आपके लूप ऑफ हैनली के। इसके बाद जो बचता है आपका वो पोर्शन है आपका डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखें, कलेक्टिंग डक्ट किससे बनी होती है वो देखना, और इसके अंदर होता क्या, और डीसीटी क्या करता है। इसके बाद रीनल ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ के बाद फिर आपके फिजियोलॉजी बचेगा कि यूरिया कैसे बनता है और एक्सक्रीट कैसे होता है, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाला जो है यानी डीसीटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।